जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और भाई आप लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए भाई हिंदी में लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिंग, वचन एवं कारक। भाई ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सभी लोग शुरू से लेकर एंड तक क्लास में जुड़े रहेंगे। और इसमें दोस्तों आज एक ही वीडियो में इस टॉपिक को दोस्तों हम आज कंप्लीट कर रहे होंगे। लिंग, वचन एवं कारक वाला जो टॉपिक है ये आज ही आपका दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 43 तक के क्वेश्चंस इस बुक में आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से हम सबसे पहले लिंग, वचन एवं कारक की परिभाषाओं को समझेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर अभी तक 5 वर्षों में एसएससी जीडी के द्वारा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे और आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सभी लोग आ जाएंगे और काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये किस बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो भाई साइड में आप बुक देख पा रहे होंगे, ये रोजगार विद अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी 2025 की स्पेशल आरडब्ल्यू की न्यू बुक का मैं सॉल्यूशन आप लोगों को करा रहा हूँ, जिसका समय दोपहर को 2 बजे रहता है। तो आप सभी साथी 2 बजे क्लास को जरूर अटेंड किया करें। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास में नहीं आ पाए उनसे निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने हर एक फ्रेंड सर्कल के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को अच्छा बनाने के लिए भी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों ये हमारा 12वां टॉपिक रहने वाला है और इस 12वें टॉपिक में टॉपिक है हमारा लिंग, वचन एवं कारक का। और इससे पहले दोस्तों आपके 11 चैप्टर में कंप्लीट ऑलरेडी करवा चुका हूं, और यदि आप लोगों ने उन 11 चैप्टरों की क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा को समझते हैं। लिंग होता क्या है? ठीक है भाई, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप परिभाषा देख पा रहे होंगे, लिखा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो हमारा संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक था, तो उसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में दोस्तों चीज़ें उसमें पढ़ी थी। भाई संज्ञा क्या होता है? संज्ञा वह होती है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी कि अर्थात कहना का मतलब है कि जो नाम है वही आपका संज्ञा होती थी। ठीक है भाई, वही दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिया गया है। और उसकी कोई ना कोई जाति अवश्य होगी, चाहे वो पुरुष जाति का हो या वो स्त्री जाति का हो, और वस्तु भी उसी जाति का बोध को ही हम लिंग कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है लिंग जो होता है, अब जैसे संज्ञा है, पहले आप संज्ञा को समझो। संज्ञा क्या था? संज्ञा एक नाम था, कोई वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, तो वो तो होगी संज्ञा। लेकिन संज्ञा में कोई ना कोई जाति भी होती है। अब जातियां आपकी दो प्रकार किया जाती हैं, लिंग की दृष्टि से बोलो चाहे आपकी जाति की दृष्टि से बोलेंगे। चाहो आप उसको पुरुष जाति में डिनोट कर दो या फिर आप उसको स्त्री जाति में कहेंगे। तो वस्तु की उसी जाति के बोध को ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा में आपको एक लाइन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि लिंग का मतलब ये है कि संज्ञा का वह रूप जिसमें किसी जाति का बोध लगा दो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा के उस रूप को जिसमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। बताओ भाई परिभाषा याद हो गई है या नहीं? भाई हर एक स्टूडेंट को परिभाषा अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। भाई एक लाइन का स्पष्ट वाक्य, आपको इतना मैं पूरा याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, बस मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखो कि संज्ञा के उस रूप को जिसमें वस्तु या व्यक्ति को पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है भाई, और लिंग का अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? वो होता है चिन्ह। चिन्ह कह दो या दोस्तों हम पहचान कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कैसे कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएंगे, पहचान, आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंग शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चिन्ह कह दो या फिर पहचान कह सकते हैं या निशान भी कह सकते हैं, है ना, कि वो किस पहचान से संबंधित है या किस चिन्ह से संबंधित है। लिंग शब्द को हम संस्कृत भाषा का शब्द है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस किसी में भी अनुस्वार लग जाता है तो 99% कंडीशन में वो आपका संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द भी कह सकते हैं। तो लिंग आपका संस्कृत शब्द है और तत्सम शब्द भी है। ठीक है भाई, ये भी है।
और कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो उसकी जाति अवश्य होती है। अब भाई देखो ये मत समझना कि कोई वस्तु सजीव है उसकी तो मान लो पुरुष जाति स्त्री जाति होती ही है, वहीं पर निर्जीव वस्तु की भी पुरुष जाति और स्त्री जाति होती है। जैसे आप सभी जानते हो कि लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। तो वही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही आपकी दोस्तों जातियां होती हैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, कुर्सी है, प्याली है, शेर है, कोयल है, पेड़ है, लोटा है, कलम है, और भी दोस्तों बहुत सारे आपके ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे ये बोलूं कि कुर्सी अच्छी है या कुर्सी अच्छा है, हमेशा याद रखो जब भी आपको लिंग की पहचान करनी हो तो हमेशा अच्छा है और अच्छी ही से दोस्तों आप हमेशा ज़्यादातर डिनोट करेंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन है बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि कुर्सी टूट गई बोलेंगे कि कुर्सी टूट गया बोलेंगे। अब आपसे मैंने बोला कि कुर्सी टूट गई, तो ये कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो स्त्रीलिंग होगा, टूट गई। टूट गया होता तो पुल्लिंग, तो टूट गया तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे कि कुर्सी टूट गई, तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। बात समझ में आई या नहीं बोलो भाई। देखो प्याली, प्याली भी कैसा स्त्रीलिंग है। शेर, शेर तो भाई पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है भाई। शेर दहाड़ रहा है कि शेर दहाड़ रही है, भाई शेरनी दहाड़ रही है तो स्त्रीलिंग होता। अब भाई शेर क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर पुल्लिंग हो जाएगा। कोयल गाना गाती है, कोयल गाना गाती है भाई, या कोयल कूकती है, क्या बोलेंगे कि कोयल कूकती है, तो कोयल क्या हो जाएगा भाई, स्त्रीलिंग हो जाएगा भाई, क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। पेड़, पेड़ अच्छी है या पेड़ अच्छा है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा पुल्लिंग, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके पुल्लिंग है। लोटा लुढ़क गया कि लोटा लुढ़क गई, आप क्या बोलेंगे सर कि लोटा लुढ़क गया, तो ये भी पुल्लिंग है। कलम अच्छी है, कलम अच्छा है, तो भाई क्या बोलेंगे, वह कलम से कलम अच्छा है, या कलम टूट गई, या कलम टूट गया, भाई कलम टूट गई, तो ये भाई स्त्रीलिंग में जाएगा भाई, किस में जाएगा मेरे दोस्त, तो आपको सर ये स्त्रीलिंग में जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। तो आप सजीव या निर्जीव वस्तु से उसकी जाति आप लोग पहचान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं लिंग के प्रकार की। तो दोस्तों लिंग के वो प्रकार होते हैं, यदि एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपको लिंग के हमेशा दो भेद बताने, एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ये दो आपको लिंग याद रखने, पुल्लिंग स्त्रीलिंग सभी को पता होगा। और उभय लिंग क्या होते हैं, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, उभय का अर्थ होता है दोनों, ये वो उभय लिंग होता है। लेकिन इसको हम काउंटिंग नहीं करते हैं लिंग के प्रकार में। लिंग के प्रकार तो ही बताने पुल्लिंग स्त्रीलिंग, उभय लिंग मत कर देना, नहीं तो आप कहोगे सर ये तो तीन हो गए। भाई नहीं बताना है उभय लिंग, ये आपका एक अलग हो जाएगा। उभय का मतलब होता है दोनों, लेकिन हिंदी में आपको दो ही लिंग की इनके जो है मान्यता मिली है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की, उभय लिंग को नहीं मिली है। उभय लिंग में जैसे आपका मंत्री आ जाता है, अभी मंत्री भाई पुरुष भी हो सकता है, मंत्री स्त्री भी हो सकती है। डॉक्टर देखो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। प्रधानमंत्री देखो भाई पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। मैनेजर किसी कंपनी का भाई पुरुष भी हो सकता है और भाई स्त्रीलिंग भी हो सकती है। इंजीनियर भी पुरुष भी हो सकता है, इंजीनियर महिला भी हो सकती है। यानी कि ये कैसे, ये उभयलिंगी है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना दोस्तों, ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर ये सभी के सभी आपके उभयलिंगी हैं। कैसे हैं, उभयलिंगी। उभय का मतलब हमेशा याद रखना, उभय का मतलब होता है दोनों। तो यानी कि ये दोनों लिंगों में ये दोस्तों होते हैं, ठीक है भाई। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। मैं आपको जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, तो भाई एक बार कमेंट करके हमें आप लोग जरूर बता देना भाई, ठीक है। चलिएगा आगे देखो भाई, हिंदी में दोस्तों दो ही लिंग की मान्यता है, एक तो पुल्लिंग और दूसरा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है भाई। कौन कौन से हैं, एक तो आपका पुल्लिंग और दूसरा आपका स्त्रीलिंग। हिंदी में इन्हीं दो लिंगों के आधार पर समस्त जीव या निर्जीव पदार्थवाचक शब्दों को विभक्त किया करते हैं। हिंदी में दोस्तों जैसे आपका एक आता है नपुंसक लिंग। अब भाई नपुंसक लिंग को हिंदी में कोई स्थान नहीं दिया गया है, नहीं तो आप कहोगे सर इसमें तो नपुंसक लिंग भी होता है, उभय लिंग भी होता है। भाई देखो हिंदी में आपको केवल दो ही लिंगों की मान्यता मिली है, आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभय लिंग आप समझ गए, उभय लिंग क्या हो सकते हैं, पहचान कर लोगे। अब भाई इनमें प्रकार में नहीं आएंगे उभय लिंग, लेकिन उभय लिंग की आप लोग पहचान बड़े ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है।
चलिएगा, बहुत अच्छे। अब मैं बात करता हूं कि प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्णय। किसके आधार पर? तो प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्णय। अब जैसे मैं आपसे बोलूंगा, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है, इसे जानने के लिए शब्द के साथ हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक चिन्हों को आधार बनाया जा सकता है। जैसे अब भाई देखो, एग्जाम्पल आपको समझना है, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल यहां से समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, पहला पॉइंट है कि सर्वनाम का प्रयोग करके, ठीक है भाई, पहला पॉइंट है सर्वनाम का प्रयोग करके। यह मेरी पुस्तक है। अब भाई देखो, मेरी शब्द आ गया, मेरी पुस्तक है, तो मेरी किसको डिनोट करेगा? तो आपको सर ये जा रहा है स्त्रीलिंग में। यह मेरी पुस्तक है, हमेशा जानिए दीर्घ ई हमेशा स्त्रीलिंग को डिनोट करेगा। यह मेरा खिलौना है, मेरा खिलौना है यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है? तो आपको सर ये जा रहा है पुल्लिंग की ओर। किसकी ओर जा रहा है? तो आप कहोगे सर ये जा रहा है पुल्लिंग की ओर। यानी कि कहने का मतलब है यह मेरी पुस्तक है, तो ये मेरी पुस्तक क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गया। सर्वनाम क्या है भाई? मैं, हम, मेरा, ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम मेरी, मेरा सर्वनाम है, तो मेरा ये पुल्लिंग सर्वनाम हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग सर्वनाम में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? नहीं तो आप कहोगे सर अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे। अब यहां से देखो विशेषण के प्रयोग से देख लेते हैं। देखो, किताब अच्छी है या किताब ग्रंथ अच्छा है? तो भाई देखो, अच्छी है तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, और ग्रंथ अच्छा है तो ये आपका पुल्लिंग में हो गया। ग्रंथ अच्छी ही नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? ग्रंथ अच्छा है। तो ये क्या? ये विशेषण है। कैसा है? विशेषण है। विशेषण की पहचान को हमेशा कैसा शब्द लगाकर पहचान सकते हो? कैसा है जवाब मिलेगा तो वहां पर विशेषण होगा। अब भाई देखो, तीसरा पॉइंट है क्रिया का प्रयोग करके। क्रिया क्या होता है भाई? क्रिया कार्य करने की, कार्य करने को हम क्रिया कहेंगे। जैसे कि किताब खो गई, खोना, खोना। अब जिसमें भी ना धातु आ जाती है वो क्रिया बन जाती है, जिसमें भी ना धातु आ जाती है क्रिया बन जाती है। तो किताब खो गई, खो गई क्या आ गया? स्त्रीलिंग। और खो गया हो जाएगा, ग्रंथ खो गया, तो ये क्या हो जाएगा अभी? पुल्लिंग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आप कहोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। भाई देखो, मैं अपनी ओर से आपको जितना ईजी हो सकता है मैं उतना ईजी आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहो, तभी आपको चीजें सारी क्लियर होंगी। अब देखो कारक चिन्ह। कारक चिन्ह में आ जाता है जैसे आपका का, की, के, रा, री, रे, ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो कारक आपके, अभी मैं जब कारक बताऊंगा उनके कितने टाइप्स होते हैं, कारक किसे कहते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है भाई। अभी सिर्फ आप लोगों को मैं स्त्रीलिंग बता रहा हूं, उसके बाद पुल्लिंग, ठीक है, उसके बाद कारक में स्टार्ट करेंगे। कारक चिन्ह में आपके काकी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोहन का ग्रंथ, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अब यहीं पर मोहन की ग्रंथ तो बोलेंगे नहीं, तो गलत हो जाएगा ना, बाकी ही गलत हो जाएगा। और मोहन की किताब, यदि मैं की शब्द लगा दूंगा, मोहन की किताब, तो की से क्या बनेगा? ये स्त्रीलिंग में चला जाएगा। और का ग्रंथ से क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग में बन रहा है। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यानी कि जहां कहीं पर भी दीर्घ ई आ जाए, ये हमेशा आपका स्त्रीलिंग में जाएगा, हमेशा आपका ये क्या होगा भाई? स्त्रीलिंग में जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। बताओ बात समझ में आई या नहीं? आ गई ना भाई समझ में? चलिएगा, बहुत अच्छे। अभी देखो स्त्रीलिंग पढ़ लिया, अब देखो मैं आपसे बात आता हूं पुल्लिंग शब्द के बारे में। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? देखो, पुल्लिंग शब्द की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है भाई। एक शब्द की एक लाइन की परिभाषा है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे भाई? देखो, पुल्लिंग शब्द की पहचान, अब देखो भाई, पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे भाई? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे जैसे भाई मैं आपको कुछ पहचान बता रहा हूं, जिससे एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको बड़े आसानी से पहचानेंगे, ठीक है भाई, बहुत आसानी से पहचानेंगे भाई, बहुत आसानी से। जैसे आपके सामने यदि एग्जामिनर देखो कैसे पूछता है क्वेश्चन, जैसे कि निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, नपुंसकलिंग है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको पहचान करनी है, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा पुल्लिंग की, सिर्फ और सिर्फ बात होगी पुल्लिंग की। जैसे किसी भी महासागर का नाम यदि आपको दे दिया जाए, मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि आपको किसी महासागर का नाम दे दिया जाए तो जितने भी महासागर होंगे वो सभी महासागर आपके पुल्लिंग शब्द में आएंगे। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, जितने भी महासागर हैं
उनके सभी के नाम आपको हमेशा पुल्लिंग ही बताने हैं। किसी भी महासागर का नाम आ जाए और जब से लिंग पूछा जाए कि इसमें कौन सा लिंग है, तो आपको हमेशा पुल्लिंग ही बताना है। बताओ भाई ये मेथड कैसा लगा आप लोगों को? आप कहोगे सर बढ़िया है। दूसरा देखो, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। भाई देखो, जल, जल में क्या आता है? जैसे आपका कोई समुद्र आ गया, कोई द्वीप आ गया। स्थल, स्थल में मतलब आपका कोई नगर आ गया, कोई देश आ गया। भूमंडल में आपके दोस्तों जितने भी आपके देश हैं और आपके नगर हैं, राज्य हैं और आपके शहर हैं और देश हैं, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे किसी देश का नाम आ गया तो वो पुल्लिंग है, किसी नगर का नाम आ गया वो पुल्लिंग हो जाएगा। समुद्र, ये भी पुल्लिंग है। द्वीप, भाई द्वीप भी आपका पुल्लिंग में आएगा। भारत एक देश, भारत एक अच्छा देश है कि भारत एक अच्छी देश है? भाई अच्छा देश होगा। देश जितनी भी होंगे वो सभी देश आपके पुल्लिंग में जाएंगे। चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर आदि, ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक मैं बात बताऊंगा कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनको अपवाद कहा जाता है। ये कुछ अपवाद हैं दोस्तों, ये आपके देश तो हैं लेकिन ये पुल्लिंग में काउंट नहीं होते हैं। जैसे कि स्त्रीलिंग में आ जाता है आपका श्रीलंका। अब जो श्रीलंका है दोस्तों, ये क्या है? ये एक है तो देश, लेकिन आप कहोगे सर अभी आपने सर बताया था कि जितने भी देश होंगे वो पुल्लिंग होंगे। लेकिन मेरी बात तो सुनो भाई, कि कुछ एक्सेप्शन अपवाद भी होते हैं। तो उसी अपवाद में ये श्रीलंका है। श्रीलंका स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है भाई, ये पुल्लिंग शब्द में नहीं है। तो श्रीलंका, इस चीज को आपको विशेष याद रखना। एग्जामिनर यहाँ पे आपको भटकाने के लिए दे सकता है। और मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि यदि आप लोगों ने इस क्लास को कंप्लीट देख लिया तो गलतियां नहीं होंगी। और यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपसे बता रहा हूं लगभग 70 से 60% लड़के इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। यदि श्रीलंका पूछ लिया कि बताइएगा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, और आपके यदि माइंड में यही धारणा बनी रही कि सर जितने भी देश हैं सभी पुल्लिंग है, भाई वो तो होते हैं लेकिन एक अपवाद भी है श्रीलंका, इसको बस याद रखो, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। अब देखो, मैंने अभी आपको एक बात भी बताया था कि जैसे वृक्ष और पेड़ों के नाम जो होते हैं ये भी सभी आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं, कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है। जैसे जैसे शीशम का वृक्ष, शीशम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सभी आपके किस में आते हैं? ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ आपके अपवाद हैं जो कि पुल्लिंग में नहीं आते। जैसे इमली का पेड़, खेजड़ी और तुलसी। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनमें देखो दीर्घ ई है, इसमें भी देखो दीर्घ ई आया, इसमें भी देखो दीर्घ ई आया। तो इसका मतलब ये किस में जाएगा? आप कहोगे सर ये स्त्रीलिंग में जाएगा। ये किस में जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर ये तो स्त्रीलिंग में जाएगा, क्योंकि ये अपवाद हैं। अपवाद हैं दोस्तों, ये इन वृक्षों को हमेशा आपको स्त्रीलिंग बताना है। हमेशा इस दीर्घ ई को याद रखो, कभी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है भाई। ग्रहों और तारों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे मान लो भाई किसी ग्रह या तारे का नाम आ गया तो वो किस में जाएगा? वो हमेशा पुल्लिंग में ही जाएगा। जैसे मंगल ग्रह, शनि ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु आदि। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है, देखो पृथ्वी, इसमें देखो दीर्घ ई आ गया तो किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। बोलो हाँ कि या ना? बोलो भाई हाँ या ना। तो आप कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल सही है सर, ये अपवाद हो जाएगा, पृथ्वी स्त्रीलिंग में जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं? तो यदि आपको किसी ग्रह का नाम दे दिया जाए या किसी तारे का नाम दे दिया जाए तो उनमें से आपको बता सकते हो कि सर ये पुल्लिंग होते हैं और ये पुल्लिंग नहीं होते हैं। अब देखो भाई अनाजों के नाम में, भाई देखो अनाजों के नाम में देखो भाई कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। भाई देखो जैसे कि गेहूं, चना, जौ, बाजरा, चावल, ये सभी आपके पुल्लिंग अनाज होते हैं, या कह सकते हैं पुल्लिंग शब्दों में होते हैं। ये जितने भी अनाज हैं इनके सभी के नाम कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ अपवाद हैं। जैसे जैसे कि ज्वार अच्छी है, मक्का अच्छी है, सरसों अच्छी है, अरहर अच्छी है। चावल अच्छी है नहीं बोलेंगे, बाजरा अच्छी है नहीं बोलेंगे, बाजरा अच्छा है। गेहूं अच्छी नहीं, गेहूं अच्छा है। चना अच्छी है बोलेंगे या चना अच्छा? भाई चना अच्छा है। तो ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ये कुछ ऐसी फसलें हैं, ऐसे अनाज हैं, इनको स्त्रीलिंग में दोस्तों किया गया है। किसमें? स्त्रीलिंग में दोस्तों इन्हें भेजा गया है, क्योंकि ये अपवाद हैं, ठीक है भाई, ये स्त्रीलिंग में काउंट होंगे। अब मैं बात करता हूँ धातु और रत्नों की। जैसे किसी धातु या रत्न का नाम दे दिया गया, जैसे सोना है, तांबा है, लोहा है, हीरा है, मोती है, पन्ना है, मूंगा है आदि है। पन्ना, मूंगा आदि। लेकिन इनमें से भी कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं कि चांदी अच्छी है या चांदी अच्छा है, तो आप कहोगे सर चांदी अच्छी है।
चांदी चमकता है या चांदी चमकती है, तो भाई चांदी चमक रही है। सोना चमकता है या चमकती है, तो सोना चमकता है बोलेंगे, ठीक है, चमकती ही नहीं बोलेंगे। तो चांदी स्त्रीलिंग हो गया। मणि चमक रही है, मणि चमक रहा है या मणि चमक रही है, तो आप कहोगे सर मणि चमक रही है, तो ये स्त्रीलिंग में। मोती चमक रही है या मोती चमक रहा, अब आप कहोगे सर इसमें तो सर दीर्घ ई आ गया, तो ये स्त्रीलिंग में क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक वाक्य आपको भी बनाना चाहिए, जरूरी थोड़ी कि दीर्घ ई हमेशा स्त्रीलिंग होगा। भाई उस पर एक सेंटेंस बनाओ, यदि उस सेंटेंस से आपकी बात स्पष्ट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो वहां से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मोती अच्छी है या मोती अच्छा है, या ऐसे बोलो कि मोती चमक रहा है या मोती चमक रही है, तो आप कहोगे सर मोती चमकती नहीं है, मोती चमकता है, तो भाई चमक रही सेंटेंस बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, तो हमें तो शुद्ध वाला ही बताना, तो ये पुल्लिंग में ही काउंट होगा। मोती चमक रहा है। बात समझ में आ गई? आप कहोगे जी सर। नेक्स्ट लिख दिया गया अगला पॉइंट है कि वार या माह। वार का मतलब है आपके दिनों के नाम या महीनों के नाम, ठीक है भाई, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका सोमवार, शनिवार, मार्च, अप्रैल, चैत्र, आषाढ़, जून आदि। लेकिन कुछ आपके अपवाद भी हैं, जिसमें आपका जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, देखो सब में देखो दीर्घ ई आया। देखो दीर्घ ई वाली कंडीशन आपको लगभग 99% पॉइंटों में स्त्रीलिंग को ही बताएगी, स्त्रीलिंग को ही बताएगी 99%। 1% है जो कि आपका अलग हो सकता है। अब देखो वर्णमाला के अक्षर हमेशा आपके प्रायः पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आ है, ऊ है, ए है। लेकिन अपवाद में आपका देखो भाई, तो ये तो आएंगे नहीं, री नहीं आएगा, री भी नहीं आएगा, री हमेशा स्त्रीलिंग में जाएगा। तो ये कुछ ऐसे 3 आपके जो अक्षर हैं वर्णमाला के, जो कि प्रायः आपके स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। इस चीज को भी आप लोग हमेशा याद रखेंगे। चलिएगा भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यदि कोई द्रव्य या पदार्थ का नाम आ जाए, जैसे कोई आपके द्रव्य के नाम है या किसी पदार्थ का नाम है, वो हमेशा आपके पुल्लिंग में काउंट होंगे। कैसे? जैसे कि पानी है, दूध, तेल, घी, जूस, शरबत, दही आदि। जैसे कि दही जम गया, दही जम गया बोलेंगे या दही जम गई, तो आप कहोगे सर दही जम गया। शरबत मीठा है बोलेंगे या शरबत मीठी है, भाई क्या कहेंगे? शरबत मीठा है। जूस, जूस अच्छा है या जूस अच्छी है, भाई जूस अच्छा है बोलेंगे, भाई बोलेंगे ना। तो आप कहोगे सर घी अच्छा है या घी अच्छी है, तो भाई घी अच्छा या घी जम गया बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तेल कड़वा है या तेल कड़वी है, भाई तेल कड़वा है बोलेंगे। दूध अच्छा है या दूध कैसा है? अच्छी है, भाई आप कहोगे सर दूध अच्छा है। पानी शुद्ध है या पानी अच्छा है या अच्छी है, भाई पानी अच्छा है ऐसे बोलेंगे। अच्छा से हमेशा वर्ड लगाओ, हमेशा गलती नहीं होगी। अपवाद में जैसे कि चाय अच्छा है नहीं बोलेंगे, चाय अच्छी है, चाय अच्छी है बोलेंगे। लस्सी अच्छी है बोलेंगे, लस्सी अच्छा है, लस्सी गलत हो जाएगा। शराब अच्छी है या अच्छा है, तो शराब अच्छी है। कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या होगी? अच्छी है या अच्छा है, तो भाई आप कहोगे सर कॉफ़ी अच्छी है। तो भाई देखो अच्छा और अच्छी लगाने से आप वाक्य को बनाएंगे तो गलती नहीं होगी और आसानी से पहचान लोगे। तुरंत आपको लगेगा कि हाँ ये स्त्रीलिंग होगा या नहीं, ये पुल्लिंग होगा या नहीं। अब यदि आपको किसी पर्वत का नाम दे दिया जाए, जैसे हिमालय पर्वत है, विंध्याचल है, रॉकी पर्वत है, अरावली है, गार्डविन ऑस्टिन केटू है, कंचनजंगा है, जितने भी पर्वत के नाम होते हैं वो सभी पुल्लिंग होंगे, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब मैं बात करता हूँ शरीर के अवयव। अवयव का मतलब होता है शरीर के अंगों के नाम। जो शरीर के अंग होते हैं ये भी पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ आपके एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि मुंह, कान, कान कट गया बोलेंगे कि कान कट गई, भाई कान कट गया। गला है, हाथ है, पैर है, मस्तक है और दांत है, भाई दांत है। तो ये सभी क्या है? दांत टूट गया बोलेंगे या दांत टूट गई, भाई दांत टूट गया तो पुल्लिंग में जाएगा। भाई पैर टूट गई या पैर टूट गया, तो आप कहोगे सर पैर टूट गया, पुल्लिंग में जाएगा। हाथ टूट गई बोलेंगे या हाथ टूट गया बोलेंगे, तो आप कहोगे सर हाथ टूट गया बोलेंगे, भाई ठीक है भाई। बात समझ में आ गई ना, मैं कैसे वाक्य को ट्रांसलेट कर रहा हूँ और आप आसानी से समझ पा रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आपका आ जाता है, एक तो आता है गर्दन, भाई गर्दन टूट गया बोलेंगे, गर्दन टूट गई, भाई मेरी तो गर्दन की टूट गई, तो ये बोलेंगे भाई स्त्रीलिंग में जाएगा। चोटी, भाई चोटी तो स्त्रीलिंग है, भाई देखो दीर्घ ई आ गया। कमर, कमर क्या बोलेंगे भाई? कमर टूट गया, कमर टूट गया बोलेंगे कि कमर टूट गई, भाई उसकी तो कमर टूट गई, तो ये भाई स्त्रीलिंग में जाएगा। भाई नाक कट गया या नाक कट गई, भाई क्या बोलेंगे? भाई उसकी तो नाक कट गई, उसकी तो नाक कट गई। भाई देखो मुझे क्या करना है, आपको कैसे भी करके समझाना है,
और आप लोगों को समझना है। और मैं आपको इतनी सरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि यदि जिसने कभी हिंदी पढ़ी भी नहीं होगी ना, वो भी हिंदी में 100% स्कोर करके आएगा। बस शुरू से लेकर एंड तक मेरी चीज़ों को सुनते रहो। मैंने अभी तक आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बोला कि इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप करना काम इतना है कि बस सुनो मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, चीज़ें आ जाएंगी। और आपको लगता है कि मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ, तो आपको लिख सकते हो कॉपी में। यदि आपको लगता है कि मैं जल्दी भूल जाता हूँ, तो कॉपी में लिख लो, ठीक है। चलिएगा भाई, आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट आता है भाई, देखो जैसे यहां पे आपको कुछ पॉइंट दिया गया, जैसे ना, आव, ना, आव, पन, त्वय, आपा आदि प्रत्यय वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब यहां से देखो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। जिस भी शब्द में आपको देखो प्रत्यय, देखो मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं, नहीं क्लास देखी तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख लेना। जिस भी किसी शब्द में ना शब्द लगा दिया जाए, आव लगा दिया जाए, पन शब्द, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? प्रत्यय की। तो यदि किसी शब्द के अंत में ना, आव, पन, त्वय, आपा आदि दोस्तों प्रत्यय शब्द लगे होते हैं, उन्हें हमेशा आपको पुल्लिंग शब्द में ही काउंट करना है। जैसे जैसे जागना, जागना क्या है? पुल्लिंग है। सोना है, हंसना है, देखो सब में देखो ना आ गया ना, ना प्रत्यय। तनाव है, तो इसमें देखो आव आ गया भाई, तन धन आव हो जाएगा, तो इसमें देखो आव प्रत्यय आ रहा है। बहाव में देखो आव आ रहा है। पन प्रत्यय देखो इसमें आ गया, कौन आ गया? पन प्रत्यय आ गया। बचपन में देखो पन आ गया। महत्व में देखो त्वय प्रत्यय आ गया। मानत्व में आ गया बुढ़ापा, आपा देखो प्रत्यय आ गया। मोटापा में देखो आपा प्रत्यय आ गया। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे? तो आपको सर ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई आगे देखो, अब जैसे कोई त्योहार आ गया भाई, अब भाई जैसे कोई त्योहार सामूहिक रूप से वो पुल्लिंग में ही होते हैं। सामूहिक रूप से जो त्योहार होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से त्योहारों को लिंग परिवर्तित हो ही जाता है। जैसे कि देखो मैं आपसे बोलूं, अब भाई जैसे हिंदी में माना गया है कि जो त्योहार होते हैं, अब भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा, शुद्ध शुद्ध में एक मैंने पॉइंट बताया था कि त्योहार कैसे लिखा जाता है। पहले तो आप ये बताओ, त्योहार ऐसे लिखा जाता है या त्योहार को ऐसे लिखा जाता है? आप लोग भाई बताएंगे, ठीक है भाई, आप लोग बताएंगे भाई त्योहार कैसे लिखा जाता है। त्योहार ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? तो देखो ये वाला त्योहार बिल्कुल सही है और ये वाला गलत है। त्योहार को हमेशा एक मात्रा भाई ओ की मात्रा लगाई जाती है, औ की मात्रा नहीं लगाई जाती। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज का विशेष ध्यान रखना, शुद्ध शुद्ध में गलतियां होती हैं। लेकिन त्योहार को सामूहिक रूप से पुल्लिंग में तो कहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो त्योहारों का लिंग परिवर्तन हो ही जाता है। एग्जाम्पल देखो आपको सामने जब दिया आएगा तो आप बड़ी आसानी से पहचानोगे। जैसे अभी क्या आने वाली है भाई? दीपावली आने वाली, तो दीपावली आ गई भाई, दीपावली आ गई भाई, दीपावली आ गई भाई। होली आ गई, होली भाई। अभी तो खैर होली नहीं आएगी, होली आएगी नेक्स्ट ईयर 2025 में, मार्च के महीने में। लेकिन अभी क्या आ रही है? अभी तो दिवाली आ रही है। तो क्या बोलेंगे? दीपावली आ गई, होली आ गई। तो ये क्या हो गए? ये तो हो गए स्त्रीलिंग। अब उसमें आपके कुछ फेस्टिवल्स और हैं जो कि आपके पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि दशहरा आ गया भाई। देखो दशहरा आ गया भाई, अभी क्या आने वाला है? अक्टूबर माह में, तो आप कहोगे सर दशहरा आने वाला है, तो दशहरा आ गया बोलेंगे या आ गई बोलेंगे? तो आप कहोगे सर कि दशहरा आ गया। तो ये क्या हो गया? तो ये तो बन गया आपका पुल्लिंग। ये क्या बन गया? पुल्लिंग। ईद आ गई, तो ये आ गई आ गया, तो ये आपका बन गया स्त्रीलिंग। ये क्या बन गया भाई? स्त्रीलिंग। होली आ गई, ये आपका क्या भाई? स्त्रीलिंग हो जाएगा भाई। दीपावली आ गई, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे जी सर। तो इसमें क्या हुआ? व्यक्तिगत रूप से एक आपका जो फेस्टिवल है दशहरा वाला, ये तो इंटरचेंज हो गया भाई। इसका लिंग कैसा हो गया भाई? परिवर्तित हो गया। दशहरा आ गया, पुल्लिंग में चला गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो इसका मतलब कहने का इतना ही है कि त्योहार सामूहिक रूप से होते तो पुल्लिंग है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इनका लिंग परिवर्तन हो ही जाता है। हमेशा त्योहार आ जाए, कोई भी त्योहार यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए, तो हमेशा आ गया और आ गई से ही आपको उसका एक वाक्य बनाना है, और उस वाक्य को पहचान करके आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो। किसी त्योहार का नाम आ जाए, तुरंत आ गया और आ गई, ये दो शब्द और जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि वाक्य पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत अच्छे। अभी तक मैंने पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताता हूं।
देखो स्त्रीलिंग शब्द होते क्या, स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यही मैंने आपको पुरुष पुरुष पुल्लिंग में बताया था, जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराएगा वो स्त्रीलिंग। अभी तक आपने पुल्लिंग शब्दों की पहचान पढ़ी थी, अब मैं आपको बताऊंगा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आपको कैसे करनी है। समझ रहे ना मेरी बात को? अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि स्त्रीलिंग शब्द की पहचान आपको कैसे करनी है। ठीक है भाई, चलिएगा। अब देखो, किसी यदि आपको नदी का नाम दे दिया जाए या किसी झीलों का नाम दे दिया जाए तो वो हमेशा आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू, रावी, ताप्ती, डल झील, चिल्का झील आदि। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि पुल्लिंग में जाते हैं, जैसे सिंधु नदी का पानी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र, ये आपकी पुल्लिंग नदियां हैं। कैसी हैं? ये आपकी स्त्रीलिंग में काउंट नहीं होगी। नदी तो है लेकिन ये हमेशा पुल्लिंग की पहचान होंगी। ठीक है, ये अपवाद है, इनको याद रखना। यदि आपको किसी तिथि का नाम दे दिया गया भाई और या नक्षत्र के नाम दे दिए गए तो वो हमेशा आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा आ गई, अमावस्या आ गई, रोहिणी, अश्विनी, ये सभी आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे। यदि आपको किसी ऋतुओं के नाम आ गए भाई, बसंत ऋतु आ गई, शरद ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो आ गई से देखो भाई क्या होगा, आपको इधर स्त्रीलिंग होगा तो ये भी स्त्रीलिंग में जाएंगे। यदि किसी भाषा का नाम आ गया भाई, आपकी कोई भाषा है, कोई बोली है, कोई लिपि है, यह हमेशा आपकी स्त्रीलिंग होगी। जैसे कि हिंदी अच्छी है, हिंदी भाषा अच्छी है, अंग्रेजी भाषा अच्छी है, संस्कृत भाषा अच्छी है, ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी, देवनागरी लिपि अच्छी है, अरबी है, फारसी है, ब्राह्मणी लिपि अच्छी है, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपकी स्त्रीलिंग में जाएंगी। तो कहने का मतलब है कोई भी भाषा दे दी जाए, कोई भी बोली दे दी जाए, कोई भी लिपि दी जाए तो हमेशा आपको स्त्रीलिंग ही बताना है। आहारों के नाम, आहारों के नाम का मतलब होता है जो आपके भोजन पदार्थ होते हैं उनमें से इनके नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे कि पूड़ी सब्जी लाओ भाई, पूड़ी सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल अच्छी है, खीर मीठी है, खीर मीठा है कि खीर मीठी, भाई खीर मीठी है। टिक्की, भाई टिक्की में देखो ई आ गया ना, दीर्घ ई, तो भाई किस में काउंट करोगे भाई, स्त्रीलिंग में। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सलाद अच्छा है, दलिया अच्छा बना है, पराठा अच्छा बना है, ये आपके कुछ पुल्लिंग में आते। तो ये आपके होते तो ये आहार हैं, लेकिन इनको कुछ को पुल्लिंग में भी काउंट किया गया है। बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहोगे जी सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगला पॉइंट है भाई, देखो किराने की वस्तुएं। भाई किराने की दुकान पर जाते हैं तो किराने की कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे वो आपको हमेशा स्त्रीलिंग में आपको काउंट करनी है। जैसे कि सौंफ है, हल्दी है, इलायची है, लौंग है, हींग है, काली मिर्च, ये आपकी स्त्रीलिंग में आती है। लेकिन कुछ अपवाद है जो पुल्लिंग में होते हैं, जैसे जीरा अच्छा है, नमक, नमक कैसा है, कड़वा है, जायफल है, ये सभी आपके पुल्लिंग में होंगे काउंट। ठीक है भाई, ये आपके कुछ तीन ऐसी मसालों के नाम हैं जो कि आपको पुल्लिंग में काउंट करने हैं, बाकी आपके स्त्रीलिंग में। अब यहां से आपको एक पहचान और दी गई है स्त्रीलिंग की। यदि किसी शब्द के अंत में टे, आई, वट, हट और आस प्रत्यय आपको शब्द मिल जाए, वो हमेशा आपको स्त्रीलिंग में काउंट करने, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि खाट है, मिठाई है, अच्छी है, खटाई है, कढ़ाई है, बनावट, इसमें देखो आवट आ गया, सजावट है, मुस्कुराहट है, चिकनाहट है, मिठास है, खटास है, तो ये सभी किस में जाएंगे, ये सभी आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहोगे जी सर आ गई। तो भाई ये था आपका एक टॉपिक लिंग का। तो लिंग वाला जो टॉपिक में जो भी आपको मुझे समझाना था, आपको पढ़ाना था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और लिंग से इतने से ज़्यादा आपका एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, बस इतना पढ़ लो काफ़ी है। समझ गए ना मेरी बात को? तो भाई लिंग वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ आगे वचन की ओर। तो वचन भी सभी को पता होगा भी, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। समझ गए ना सभी लोग? भाई वचन की परिभाषा बहुत ही सिंपल है भाई, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण की जिस प्रकृति या रूप से हमें उनकी संख्या का, भाव का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के रूप में एक या अधिक संख्या का बोध ही वचन कहलाता है। एक लाइन में इस परिभाषा को मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के रूप में एक या अधिक होने का बोध ही वचन कहलाता है। एक होगा तो एक वचन और अधिक होगा तो बहुवचन। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहोगे सर संख्या का बोध कराने वाले को हम वचन कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक का बोध होता है वहां पर आपका वचन कहलाता है। अंग्रेजी की भांति हिंदी में भी दोस्तों दो बहुवचन होते हैं। जैसे अंग्रेजी में आपका सिंगुलर से प्लूरल होता है, दो आप टू टाइप्स के ऑफ आपके जो वचन होते हैं, वैसे ही आपके हिंदी में होते हैं। आपका एक तो होता है एक वचन और दूसरा आपका होता है बहुवचन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। हिंदी में आपके वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। जैसे लिंग दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वैसे ही वचन भी हैं, एक वचन और
बहुवचन। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आप कहोगे जी सर आ गई। वचन वाला जो टॉपिक है भाई बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें दो ही प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की पहचान का मतलब है जिसमें एक व्यक्ति होगा, बहुवचन का मतलब जिसमें अधिक लोग होंगे। बस वचन वाला टॉपिक खत्म, एक लाइन का टॉपिक है भाई। भाई देखो, जिस विकारी शब्द में के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी पदार्थ के एक होने का पता चले। भाई किसकी बात कर रहा है? भाई ठोस बात तो यही है कि जिसमें एक होने का पता चलेगा वहां पर एक वचन होगा। बस बात खत्म। सिंपल सी परिभाषा है एक लाइन की, एक होने का पता चले, जहां पर एक लोग होगा वहां पर एक वचन होगा। बस बात खत्म। ज्यादा हमें तीम झाम में नहीं पड़ना है। कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का या किसी प्राणी का एक हो तो वहां पर एक वचन। जैसे कि नदी एक वचन है, लड़का, माला, गधा, बच्चा, घोड़ा आदि ये सभी क्या है? एक वचन में जाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि पुस्तक अच्छी है, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि पुस्तकें अच्छी हैं। भाई पुस्तकें बोल देता तो भाई बहुत सारी पुस्तकें हो जाती तो बहुवचन में काउंट होता। तो पुस्तक अच्छी है तो भाई पुस्तक एक ही पुस्तक की बात हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया कि केवल पुस्तक अच्छी है तो पुस्तक है तो ये एक वचन हो गया। गधा बैठा है, यदि मैं कहता कि गधे बैठे हैं तो गधे यानी कि बहुत सारे गधे आ जाएंगे तो बहुवचन। तो यहाँ पर एक ही गधा होगा तो गधा बैठा है तो ये भी एक वचन में ही काउंट होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तो उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई। चलिएगा बहुत अच्छे। अगला पॉइंट आता है भाई, सेकंड नंबर है बहुवचन। एक वचन अब आ गया बहुवचन। वे विकारी शब्द जिसमें एक से अधिक अथवा अनेक होने का पता चले वहां पर बहुवचन होता है। बस एक लाइन की परिभाषा याद रखो, बाकी से कोई मतलब नहीं है भाई। जब आपको याद है, चीजें समझते हो तो वहां पर याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि नदी से ही नदियां बन गया, नदियां बहुत सारी नदियां आ जाएंगी। लड़का शब्द एक वचन है, लड़के बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। माला एक वचन है, मालाएं बहुत सारे। गधा एक वचन, गधे बहुवचन। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। तो यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अनेक लोग हो जाते हैं, वहां पर बहुवचन होता है। ऐसे पुस्तकें बहुत मोटी हैं। भाई देखो यहाँ पर एक पुस्तक की बात नहीं, अगर होता कि पुस्तक बहुत मोटी है तो पुस्तक बहुत मोटी है तो वो तो एक वचन, लेकिन पुस्तकें हो गया भाई, यहाँ पर बन गया बहुवचन। गायें दौड़ रही हैं, भाई गाय दौड़ रही होगी तो गाय होता तो एक वचन, लेकिन गायें दौड़ रही हैं तो भाई यानी कि बहुत सारी गाय की बात हो रही है तो ये कैसा हो जाएगा भाई? बहुवचन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखो भाई, वे शब्द जो सदा एक वचन में होते हैं। भाई देखो कुछ पॉइंट हैं, और इस बार यहां से आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। जानते हो यूपी पुलिस में कौन सा क्वेश्चन आया था? वो था दोस्तों वर्षा वाला, कि वर्षा एक वचन है या बहुवचन है। तो इसमें भाई बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी कि भाई वर्षा तो बहुत सारी होती है तो उन्होंने बहुवचन लगा दिया, लेकिन यही गलती तो हम लोग कर देते हैं। याद रखिएगा वर्षा हमेशा एक वचन है। तो कुछ आपके अपवाद ऐसे हैं, इनको चाहो अपवाद मान लो चाहे कुछ मान लो, लेकिन ये कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जो सुनने में तो बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तविकता में ये होते एक वचन है। जैसे कि जनता, आप कहोगे सर जनता में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जनता एक शब्द एक वचन है। आग एक वचन है, पानी एक वचन है, वर्षा एक वचन है, दूध एक वचन है, सोना एक वचन है, लोहा है, तांबा है, घी है, तेल है, दही है, क्रोध है, सत्य है। ये वे शब्द हैं जो शब्द हमेशा आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा आपके बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर किया गया नहीं बोलेंगे। प्राण निकल गए कि प्राण निकल गया, भाई क्या बोलेंगे? प्राण निकल गए। अनेक, अनेक का मतलब ही बहुवचन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आंसू बह रहा है या आंसू बह गए, भाई आंसू बह गए बहुवचन। दाम क्या चल रहा है? दाम बहुवचन। लोग, लोग भाई बहुत सारे होंगे। दर्शन दिए गए, रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से अंधे हो गए, तेवर होश उड़ गए, समाचार मिला। समाचार का मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें समाहित हों। समा का मतलब जिसमें समाहित, जिसमें चार चीजें समाहित हैं उसको समाचार कहते हैं। अभी समाचार जब होगा तो उसमें बहुत सारी खबरों हमें मिलेंगी, तो जब बहुत सारी खबरें मिलेंगी तो किस में जाएगा भाई? समाचार। अब जैसे अक्षत, अक्षत क्या होता है? ये चावल होता है भाई, एक चावल थोड़ी अक्षत बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे चावल के आपके जो सही से दाने होते हैं उनको अक्षत कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे शब्द हैं, ये हमेशा आपके किस में काउंट होंगे? आपके प्राय बहुवचन में। और यहाँ से इस बार मैं बता रहा हूँ एसएससी जीडी में आपके क्वेश्चन जरूर पूछेगा। यहाँ से जो शब्द एक वचन होते हैं हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन फंसेगा यदि एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया तो, और जरूर करेगा वो किसी ना किसी शिफ्ट में। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, वर्षा,
बहुत पूछता है एग्जामिनर, इनमें से कौन सा एक वचन बहुवचन। और कभी कभी क्या करता है कि हस्ताक्षर प्राण, आंसू, हस्ताक्षर प्राण, दर्शन और वर्षा, इनमें से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है। तो ये दर्शन दिए गए, प्राण निकल गए, हस्ताक्षर किए गए और वर्षा हो गई, तो इसमें क्या जाएगा भाई, एक वचन में जाएगा ये वर्षा। इसको बहुवचन में मत कर देना, ठीक है भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। तो ये देखो वचन वाला जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट। लिंग पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन पढ़ लिया, वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक का बोध हो, बहुवचन जिसमें अनेकों का बोध हो, वहां पर बहुवचन होता है। खत्म हो गया भाई। अब मैं बात करता हूं कारक की। भाई देखो कारक की परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भाई। कारक क्या होते हैं भाई, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। कारक क्या होते हैं? कारक होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध हो, उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो आपस में संबंध होते हैं, उन्हें अर्थ में संबंध में सार्थकता बनी रहे, उसे हम कारक कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट दिया गया है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम, दूसरी परिभाषा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, क्रिया के साथ हो, उसे हम कारक कहते हैं। राजन शैली देखता है या राजन शैली को देखता है, तो इसमें को शब्द क्या है, ये कारक है। तो कारक का मतलब आता है चिन्ह का प्रयोग, इसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे का, की, के, को, ये सभी क्या है, कारक चिन्ह। एक एग्जाम्पल और है कि नीरज भीड़ अलग हो गया। भाई नीरज भीड़ से अलग हो गया, से क्या हो जाएगा, से इसमें कारक चिन्ह है। भाई नीरज भीड़ अलग हो गया, ये वाक्य ही गलत हो जाएगा। तो नीरज भीड़ से अलग हो गया, तो इसमें कौन सा मैंने कारक चिन्ह नोट किया, एक वाक्य में जोड़ा, तो आपको सर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया। आगे दिया गया है कि उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो रहा है कि बिना कारक चिन्ह के हम वाक्य अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। यदि आप कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे तो 100% बात क्लियर है कि आपका जो वाक्य का अर्थ होगा वो गलत हो जाएगा, सही नहीं बनेगा। तो वही तो कह रहा है कि अर्थ स्पष्ट नहीं होंगे बिना कारक चिन्ह के। अतः कारक चिन्ह के प्रयोग के साथ ही हम वाक्य के अर्थ को स्पष्ट या वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। और उनके बीच सार्थकता, सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अपने आप में कुछ अर्थ होता है, स्पष्टीकरण हो जाता है। बिल्कुल बात सही है भाई। वाक्य कैसा बनेगा, शुद्ध बनेगा कारक चिन्ह का प्रयोग लगाकर। जब संज्ञा और सर्वनाम के आगे शब्द में ने, को, से, के लिए आदि व्यक्तियां लगाते हैं, तो उनका रूप दोस्तों क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। और तभी वे वाक्य अन्य शब्दों के साथ संबंध रख के योग का एक पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके पद बनते हैं। और जो पद बनते हैं उन्हीं की अवस्था में ही दोस्तों वाक्य एक दूसरे शब्दों से, क्रिया से जुड़ाव रख पाते हैं। अब यहाँ पर देखो आपके कुछ विभक्ति हैं, परसर्ग हैं, या इन्हीं को हम कारक चिन्ह बोलते हैं। देखो विभक्ति को ही परसर्ग कहा जाता है, ये चीज याद रखना, जिनको आप कारक चिन्ह भी कहते हैं। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं, उसी को परसर्ग कहते हैं, उसी को कारक कहते हैं। जैसे कि ने, को, के लिए, से, के द्वारा, ये आपके कुछ कारक चिन्ह है। देखो भाई कारक के भेद एग्जामिनर बहुत पूछता है एग्जाम में कि कारक के भेद कौन कौन से। तो भाई कारक के 8 भेद होते हैं, ये याद रखो, जो अपनी विभक्तियों के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है भाई, जो अपनी विभक्तियों के साथ प्रयोग होते हैं। देखो कारक चिन्ह कितने भाई बताए मैंने आपको, 8 बताए। कौन कौन से होते हैं भाई, देखो आपके सामने सभी कारक चिन्ह दिए गए। उम्मीद करते हैं सभी को याद होंगे, जिसको याद नहीं है भाई याद रखो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो आहो आराम। ठीक है भाई, हे हो अरे अहो, ये आपके हो गए 8 कारक चिन्ह। उम्मीद करते याद हो गए भाई, मुझे तो भाई बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो। बोलो बात समझ में आई या नहीं। मतलब कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद रखो कोई ट्रिक से याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या करण के द्वारा लगा सकते हैं, संप्रदान को या संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान हमेशा अलगाव की स्थिति बताएगा, जो सबसे अलग होगा वो अपादान। अभी एग्जाम्पल भी देंगे तो आप आसानी से पहचानेंगे। संबंध काकी के से जोड़ेगा, रारी से, री से जोड़ेगा और नानी से जोड़ेगा। अधिकरण में या पर, और संबोधन में आपको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह मिलेगा सभी में। एक्सक्लेमेटरी जहाँ पर चिन्ह मिल जाए, ये वाला संबोधन वाला चिन्ह, तो हमेशा संबोधन यही होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया। चलिएगा बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कर्ता कारक की। देखो 8 कारक मैंने बताई थी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर और संबोधन। अब मैं इन 8 कारकों के भाई कुछ एग्जाम्पल्स और उनकी परिभाषाओं को बारे में बताऊंगा। कर्ता कारक क्या होते हैं,
वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त हो उसे अर्थात क्रिया में उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति भाई ने होती है, अभी मैंने आपको बताया था कर्ता ने। जैसे कि राम क्या है, कर्ता है, तो राम ने खाना खाया, किसने खाया, राम ने, तो कर्ता क्या आ गया, ने। योगेश ने जीतू को चांटा मारा था, किसने मारा था, योगेश ने। कर्ता कौन है, योगेश है, विभक्ति क्या आ गई, ने। तो ने विभक्ति आ गई, या कारक क्या आ गया भाई, ने आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ने इसमें हो जाएगा विभक्ति। आगे देखो, अगला है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को, कर्ता ने कर्म को। जैसे कि गोपाल ने सीमा को मारा, किसको मारा, आपको सीमा को। कर्ता ने, भाई देखो इसमें ने विभक्ति आ गया, तो इसमें ने भी विभक्ति है और सीमा को। कर्ता ने, कर्ता कौन है, गोपाल ने। कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ा, क्रिया पर। मारने पर पड़ा किसको, सीमा को, तो भाई क्या हो जाएगा, सीमा को विभक्ति कर्म कारक। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, तो को विभक्ति देखो इसमें आ गई, तो को क्या है दोस्तों, ये आपका कर्म कारक है। कर्ता ने, तो ये आपकी ने विभक्ति हो जाएगी, कर्ता कारक। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो बच्चे को खाना खिलाया, किसको खिलाया, बच्चे को खिलाया। अध्यापक छात्रों को पीटता, भाई किसको पीटता है, छात्र को पीटता है, तो को विभक्ति आने से क्या होगी, ये कर्म कारक है। पीटना क्या है, क्रिया, यानी कि क्रिया का फल पड़ रहा है भाई, क्रिया का। मारना क्या है, क्रिया है। पिलाया क्रिया है, खिलाना क्रिया है, पीटना क्रिया है। यानी कि क्रिया का फल जो होता है वो कर्म पर पड़ता है, तो उस विभक्ति को हम कर्म कारक कहते हैं। बस क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट आता है कर्ण कारक। जिस शब्द का साधन, जिस शब्द में साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, किसी साधन के द्वारा क्रिया को पूर्ण किया जाता है, या वाक्य के साधन शब्द क्रिया के संबंध का बोध कराता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। यानी कि किसी से या किसी के द्वारा, से और के द्वारा, ये दो विभक्ति हैं, इनसे दोस्तों कर्ण कारक आपका बनेगा। कैसे, आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, किससे तोड़ा, गुलेल से। तो ये क्या कोई साधन ही है, तो फल तभी तो तोड़ा उसके पास जब गुलेल का साधन था, तो से क्या, ये साधन का रूप है। अक्षता कलम से किताब लिखती है, यदि अक्षता के पास कलम है तभी तो वो किताब लिखेगी, यदि कलम नहीं होती तो वो किताब नहीं लिख पाती। तो ये क्या है, किससे लिखी, कलम, तो कलम क्या है, उसका एक साधन बना है, या कलम से क्या हो गया, ये साधन का रूप है, तो क्या कहोगे सर, से। ठीक है भाई। अब देखो भाई संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है कि बेशब्द वाक्य के लिए कुछ ना कुछ करने या कुछ देने का बोध कराएं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, संप्रदान कारक कहते हैं। भाई एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल देखो आपके सामने ये दिए गए, जैसे कि राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाता है। भाई राजन जो है ना, लाडो के लिए चॉकलेट लाता है। भाई किसके लिए ला रहा है, भाई वो किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है ना, तो भाई जिसके लिए कर रहा है भाई क्या आ जाएगा, के लिए, तो संप्रदान के लिए। विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ, भाई विशाल बच्चे के लिए गेंद लेकर आओ। भाई किसके लिए गेंद ला रहा है, भाई किसी के लिए वो हेल्प कर रहा है ना, बच्चे के लिए। प्यासे को जल दो, भाई जब किसी की हेल्प की जाती है वहां पर आपको संप्रदान कारक ही होता है। जैसे कि राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, भाई वहां पर क्या हो जाएगा, तो राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, तो क्या होगा भाई, संप्रदान कारक होगा भिखारी को। क्योंकि भाई भिखारी को कपड़े देगा, वापस थोड़ी ले लेगा राजा, हमेशा के लिए दे देगा। जिसको चीज हम हमेशा के लिए दे देते हैं उसमें हमेशा संप्रदान कारक होता है, ये चीज विशेष याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला आता है भाई अपादान कारक। भाई देखो अपादान कारक मैंने आपको बताया था, जो अलगाव या पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग होना, पृथक का अर्थ होता है अलग होने की स्थिति में जो भाव प्रकट करता है उसको हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, भाई हिमालय से क्या हो रही, गंगा अलग हो रही है, गंगा निकलती है। अंकित छत से गिरा, अंकित पहले छत पर था तो छत से अंकित गिरा तो वो छत से अलग हो गया। राहुल घर से बाहर गया, राहुल पहले घर के अंदर था लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाएगा तो वह घर से क्या होगा भी, अलग हो गया। तो जहां कहीं पर भी अलगाव की स्थिति बने वहां पर आपको अपादान कारक बताना है। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव हो या लगाव, जिसमें लगाव हो, संबंध हो, वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे काकी के रारी रे नानी ने। जैसे नीरज की घड़ी खो गई, भाई घड़ी किसकी थी, नीरज की थी, तो नीरज की घड़ी। मोहन का भाई, भाई भाई किसका है, मोहन का, तो भाई मोहन का और मोहन के भाई से क्या है संबंध है, नीरज का घड़ी से संबंध है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ संबंध आ रहा है, आप कहोगे जी सर आ रहा है। आगे अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मे पर इसकी विभक्ति है। जैसे कि पुस्तक कहाँ है, पुस्तक मेज पर है, तो भाई मेज पर पुस्तक है, तो पर क्या आ गई, अधिकरण है। मुंबई में ताज होटल है, ताज होटल कहाँ पर, मुंबई में, तो इसमें देखो में विभक्ति आ गई, तो अधिकरण में पर होता है इसकी पहचान। ठीक है भाई। अब आता है आठवां कारक संबोधन कारक। भाई इसकी अच्छी पहचान है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी पहचान देखो भाई, बड़ी आसानी से पहचान लोगे, बात खत्म। भाई देखो हिंदी में यदि कर्ता पृथक कारक माना जाता है, संबोधित करना या अथवा सावधान करने का बोध करे। भाई हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, तो अजी मतलब एक्सक्लेमेटरी। कैसे बोलेंगे, अजी सुनते हो, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए।
तो इस प्रकार के जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आते हैं वहां पर आपको संबंध कारक ही आपको संबोधन कारक आपको यहाँ पर बताने हैं। क्लियर। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, जैसे ऐसे हे, अरे और रे आदि शब्दों से ही अधिकतम प्रकट करते हैं। क्लियर। चलिएगा भाई, तो आपके लिंग वचन कारक हो गए हैं सारे कंप्लीट। लिंग वचन दोस्तों हो गए हैं अब आपके कंप्लीट। अब यहां से आपकी चलती है प्रैक्टिस। इसमें लगभग आपके 43 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने देखो आपको लिंग वचन कारक बहुत अच्छे से समझाया भाई, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर किया। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, कारक की पहचान कैसे करेंगे, लिंग की पहचान कैसे करेंगे भाई, वचन की पहचान कैसे करेंगे। मैंने आपको एक एक पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों को एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उनके आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं भाई, कमेंट करके, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो आंसर करते हैं। ठीक है भाई। चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि मैं रिक्त स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। भाई मैं गाड़ी में अपने परिवार, मैं कल में, भाई कल में नहीं होगा, गलत हो गया। मैं अपनेपन में, भाई देखो अपनेपन नहीं होगा। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। मैं गाड़ी में, भाई मैं गाड़ी में नहीं होगा, मैं गाड़ी से होता, गाड़ी से। तो यहाँ पर भाई मैं विभक्ति गलत हो जाएगी, तो गाड़ी नहीं होगा। ये होता कि मैं गाड़ी से अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर मैं आ गया तो नहीं भाई, मैं दिसंबर में, दिसंबर में, तो भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया था, जो आपके महीनों के नाम आते हैं उसमें सही पुल्लिंग शब्द पूछा था, तो पुल्लिंग शब्द आ गया भाई, दिसंबर का महीना आ गया भाई, दिसंबर का महीना आ गया। अब मई, मई क्या होगा भाई, मई स्त्रीलिंग शब्द है, क्यों, मई आ गई, मई आ गई। जुलाई आ गई, जुलाई आ गया थोड़ी बोलेंगे, जुलाई आ गई बोलते हैं। तो दिसंबर आ गया भाई, क्या होगा, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो भाई दिसंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? आप कहोगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 स्त्रीलिंग बताना है। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह स्वास्थ्य अब नहीं रही। भाई देखो गलत होगा भाई, वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। तुम्हारी वह होश अब नहीं रही, तुम्हारी वह गलत हो जाएगा भाई। तुम्हारी वह खबर, भाई तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। भाई जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह चमक अब रही नहीं या नहीं रही। क्या बोलेंगे भाई, तुम्हारी अब वह चमक नहीं रही। यहाँ पे बात हो रही है तुम्हारे चेहरे की। क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारी अब चमक, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। तो चमक क्या है आपका, एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आपके 4 विकल्प दिए, इसमें आपको सही स्त्रीलिंग वाला शब्द बताना है कि उसके चेहरे पर, चेहरे पर ताज लगातार गिर रही है। भाई ताज गलत हो जाएगा भाई। कूड़ा गिर रही, भाई नहीं होगा भाई। छप्पर नहीं भाई, बूंदे बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, बूंदे लगातार गिर रही हैं। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदे लगातार गिर रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, बूंदे क्या आ जाएगा भाई, स्त्रीलिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो भाई, जरूरी नहीं होता कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम चुनाव करें भाई, उससे हमें यह भी तो फाइंड करना है कि हमारा जो वाक्य है वो सार्थक बन रहा है या नहीं। हमें सार्थक, शुद्ध और स्पष्ट वाक्य बनाना है भाई, इस चीज का भी विशेष याद रखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। अब देखो इसमें सही स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि कल सभी उस लड़के की सभा कर रहे थे। भाई लड़के की सभा कर रहे थे, भाई गलत होगा। लड़के की प्रशंसा कर रहे थे। हाँ जी भाई, ये वाक्य बिल्कुल सही होगा कि लड़के की प्रशंसा कर रहे थे। भाई लड़के की कुशल कर रहे थे, भाई गलत बनेगा, वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। लड़के की खुलासा, भी लड़के, लड़के का खुलासा, भाई लड़के का खुलासा बोलेंगे, लड़के की नहीं बोलेंगे, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही है कि लड़के की प्रशंसा कर रहे थे लोग। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको सही स्त्रीलिंग वाला शब्द इसमें भी बताना है कि मैंने हाल ही में, देखो आप क्वेश्चन भाई देख पा रहे होंगे, ये सभी 2024 की मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी गढ़ाई बहुत ही अच्छी, भाई गढ़ाई अच्छी है। उसकी पाठिका बहुत अच्छी है, यानी कि पढ़ने वाली। क्या बोलेंगे भाई, पाठिका, भाई नहीं। सजावट अच्छी है, भाई नहीं। उसकी लेखिका बहुत अच्छी है। मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी लेखिका बहुत ही अच्छी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान तुम्हारी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई स्त्रीलिंग पूछा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई किसकी, तुम्हारी। ऑप्शन नंबर ए वाला ही विकल्प बिल्कुल सही हो गया भाई। घाव गलत होगा, होश उड़ गए बोलते गलत हो गया, ये भी गलत। तो स्त्रीलिंग होगा भाई, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा आराम कर लो भाई। तो 26 फरवरी 2024 को क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि सभी को ईश्वर की देखरेख, भाई ईश्वर की तुम लोग देखरेख करोगे कि ईश्वर तुम्हारी देखरेख कर रहा है। भाई गलत हो, कैसा वाक्य दे रहे हो, गलत हो जाएगा भाई।
सभी को ईश्वर की शक्ति, भाई शक्ति नहीं, अग्नि नहीं, भक्ति, भाई सभी को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सभी को भाई ईश्वर की क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति क्या होगा भाई, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर जी सर बिल्कुल सही है जवाब। और जो लोग डी आंसर दे रहे हैं भाई उनका आंसर एकदम सही होगा। मैंने आज ही बहुत सुंदर क्या देखा भाई, हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या बताना है, पुल्लिंग। अब भाई देखो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में उन्होंने क्या वाक्य दिया है। ऑप्शन दिया है किताब है, कुर्सी है, मंजिल है या नक्शा है। तो क्या कहोगे सर, किताब। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वही नक्शा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, नक्शा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। भाई इसमें क्या बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक है भाई। बातें करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, भाई बातें करने से स्वास्थ्य थोड़ी होगा। खेल करना नहीं होगा, हंसी मजाक करना भाई नहीं, क्रोध करना जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, नौका का सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, नौका बी होगा कि क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और क्रोध आ गया पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो राइट आंसर आ गया ना सभी का भी बी, चलिएगा बहुत अच्छे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हमें किसी भी अधिकारी को, हमें देखो इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना, स्त्रीलिंग। हमें किसी भी अधिकारी को तीर नहीं देनी चाहिए भाई, गलत। आईना गलत, क्रोध गलत, भाई क्रोध तो पुल्लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग पूछा ये तो होगा नहीं भाई, घूस नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, हमें किसी भी अधिकारी को, घूस किसको बोलते हैं, रिश्वत को। भाई यहाँ पर यदि रिश्वत भी होता तो रिश्वत भी आपका आ जाता है, रिश्वत नहीं देनी चाहिए, रिश्वत भी कहते हैं इसी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 10 का, ठीक है। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। आज लगता है पूरे घर की सफाई, आज लगता है कि पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि आईना भी साफ नजर आ रहा है, किताब भी साफ नजर आ रहा है, किताब आ रही है, आ रहा भी गलत होगा। घड़ी साफ नजर आ रहा है, गलत हो जाएगा भाई। दीवारें नहीं भाई, आईना साफ नजर आ रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाक्य तो हमें भाई सार्थक और स्पष्ट शुद्ध वाक्य बनाना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का शब्द रख के रिक्त स्थान में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि कभी कभी सबके साथ ज्यादा रिक्त स्थान भारी पड़ जाता है। पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है। सभी के साथ ज्यादा, जमाव भारी पड़ जाता है, लगाव भारी पड़ जाता है, चुनाव, रुकाव। भाई देखो यहाँ पर बात हो रही सबसे ज्यादा लगाव की। यदि कभी कभी सबके साथ ज्यादा लगाव करना भी भारी पड़ जाता है क्योंकि अपने ही धोखा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लगाव भारी पड़ जाता है, बिल्कुल सही होगा भाई। नेक्स्ट, मैंने जो अपना रिक्त स्थान तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए। भाई पुल्लिंग शब्द हमें वाक्य पर, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हमें बताना है कि मैंने जो अपना रुमाल तुम्हें कल दिया था, मैंने जो अपना टोपी तुम्हें कल दिया। भाई टोपी दी थी, टोपी दिया था, भाई टोपी गलत हो जाएगा। मैंने जो अपना मिठाई, भाई गलत होगा। मैंने जो अपना किताब तुम्हें कल दिया, भाई किताब तुम्हें कल दी थी बोलेंगे, दिया नहीं भाई। रुमाल बिल्कुल सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। मैंने जो अपना रुमाल तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए, मुझे मुझे वापस चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पड़ोस में एक बड़े ही रिक्त स्थान व्यक्ति रहते थे। हमें इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कवियत्री तो भाई स्त्रीलिंग है भाई, विद्वान व्यक्ति, विदुषी नहीं होगा, कवि व्यक्ति नहीं होगा भाई, क्या बोलेंगे, विद्वान व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 का भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई क्या होगा भाई, विद्वान व्यक्ति रहते थे। 6 मार्च 2024 को एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का विकल्प चयन करना है। लोमड़ी एक प्रकार की जंगली जानवर है, भैंस जंगली जानवर थोड़ी होती है, ये पालतू जानवर है। शेर जंगली जानवर होती है, गलत। भेड़, भेड़ क्या जंगली जानवर है, नहीं, पालतू जानवर भी। लोमड़ी बोलेंगे, लोमड़ी स्त्रीलिंग में भी है और ये आपका एक जंगली जानवर भी है। तो लोमड़ी एक प्रकार की जंगली जानवर होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर आपको निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। मतलब जो आपका कर्ण खाने बीच मिठाई लाया, तो इसको आपको शुद्ध बताना है, ये आपका गलत लिखा है, ठीक है भाई। इसमें कारक संबंधी एक त्रुटि हुई है, उसको पहचान करना है। तो भाई पहचानो, कर्ण खाने साथ मिठाई लाया, देखो पहला ही गलत हो गया। कर्ण खाने की, भाई खाने की मिठाई लाया, भाई खाने की मिठाई थोड़ी, भाई मिठाई ही खाई जाती है, तो खाने की मिठाई लगाने से क्या मतलब। खाने बाद मिठाई लाया, भाई गलत। कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है भाई। खाने बीच नहीं, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, ऑप्शन नंबर डी भाई एकदम करेक्ट, स्पष्ट हो जाएगा वाक्य। कर्ण जो है ना वो खाने के लिए मिठाई लाया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो त्रुटि कहां पर थी, तो त्रुटि पहचान कर भाई मैंने इस वाक्य को शुद्ध वाक्य में परिवर्तित कर दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक का चिन्ह है? भाई संबोधन कारक का चिन्ह देखो क्या होगा भाई, अरे में क्या लगाते थे, संबोधन। तो भाई अभी मैंने बताया था ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा भाई, ये ही क्या होता है, ये तो निपात है, ये क्या दोस्तों, ये निपात होता है, ही निपात में आ जाता है। कर्ता हो जाएगा, कर्ता ने, कर्म को करण से, ये क्या हो जाएगा, कर्ण कारक है। बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक है, बहुत आसान है भाई। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने, भाई सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। भाई देखो यहाँ पे गलती को पहचानो। अब भाई आप लोग गलतियां जल्दी से पहचानेंगे, भाई फास्ट आंसर करेंगे, भाई समय थोड़ा सा मेरे पास कम है भाई, ठीक है। घूमने जाने का कार्यक्रम, तो भाई देखो यहाँ पर होगा कि छुट्टियों में सभी बच्चों ने, भाई बच्चों का नहीं होगा, बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ, भाई ने आएगा, का कारक यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ने आएगा, ठीक है भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो भाई से विभक्ति वाला कारक नहीं बताना है। सबा सब कर्ण से या के द्वारा भी होता है, कर्ण से या साधन के द्वारा। मैंने लाठी से सांप मारा, तो भाई ये कैसा, ये तो है, ये तो है, तो ये वाला है। सब ही भाग्य को रोते हैं, कर्ता ने कर्म को। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ये भी है ये, लेकिन ए वाला नहीं है। तो ये तो पूछा था कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा कि क्वेश्चन नंबर 19 का ए वाला, क्योंकि सभी ही भाग्य को रोते तो कर्ता ने कर्म को, तो भाई यहाँ पर कर्म हो जाएगा, तो ये आपका कर्म कारक है, ठीक है भाई। और बाकी के सभी कर्ण कारक, तो हमसे पूछा था उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? भाई देखो, से द्वारा कर्म कारक है, के लिए, में पर अधिकरण, भाई जाना, जाना क्या है, ये आपका क्रिया है, जाना क्या है, ये दोस्तों क्रिया है, ये कारक नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा, कविता पत्र को लिखती है। भाई पत्र को भाई कर्म कारक में को बिल्कुल गलत लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या गलती है, तो क्या कहोगे भाई, 21 का डी इज द राइट आंसर। 21 का डी इज द राइट आंसर। कविता पत्र लिखती है, पत्र को नहीं लिखने का, गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप क्या होगा? भाई देखो संप्रदान कारक का बहुवचन क्या होगा, भाई देखो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, हमारे लिए, हमारे द्वारा। देखो संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, संप्रदान कारक की जब विभक्ति होती है के लिए, तो भाई देखो लिए शब्द एक ही है, तो वही हो जाएगा हमारे लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई हमारे लिए, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए, संप्रदान के लिए, तो भाई लिए जहां पर आ जाए वही आंसर होगा। 22 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन घर का सारा काम किया, भाई सोहन से, भाई गलत होगा, सोहन पर गलत होगा, सोहन में गलत होगा, सोहन ने। ऑप्शन नंबर बी, करता है ना, तो करता है, तो सोहन क्या होगा, सोहन ने, तो कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखो एक्सक्लेमेटरी है, ये भी है, अरे भाई यहाँ पर भी देखो एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन बी वाला ऑप्शन नहीं है। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी वाला आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक कर देना कि आलोक माँ के लिए दवाई लाया, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, तो आप कहोगे सर के लिए बात हो रही है ना, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। क्या होगा भाई, संप्रदान कारक। बोलो हाँ या ना, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? हमें गलत बताना है, गलत अपादान। वह मुझसे अलग रहता है, मेरे हाथ से छड़ी टूट छूट पड़ी, दूध से दही बनता है, वह लखनऊ से आया। भाई देखो इसमें भाई आपको पहचान करनी है, तो भाई देखो दूध से दही बनता है, यहाँ से दूध से दही अलग थोड़ी हो रहा है, ये तो बता रहा है कि दूध का संबंध है ना दही से, तो यहाँ पर संबंध का कर्ता ने करण से कारक हो जाएगा, भाई दूध से या दूध के द्वारा दही बनता है, तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये आपका गलत अपादान हो जाएगा। हाथ से छड़ी छूटी, हाथ से छड़ी का अलग हो गया, भाई मुझसे अलग रहता है तो अलग ही है, लखनऊ से अलग हो गया, तो ये भी अलगाव के कारण आ गया अपादान कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वाक्य में अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध वाक्य बताना है। कपड़े छत को सूख रहे, भाई गलत है, छत को नहीं, कपड़े छत पर सूख रहे, भाई अधिकरण में पर, छत पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, भी जल्दी से करेंगे भाई, फास्ट फास्ट आंसर करेंगे भाई, बिल्कुल कपड़े छत पर सूख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? भाई देखो योजना बनाई गई, ये योजना कैसा स्त्रीलिंग है, योजना स्त्रीलिंग है, ठीक है। भिक्षा मांगी गई, माला, माला अच्छा है, अच्छी है, भाई माला अच्छी है, तो भाई स्त्रीलिंग आपको बताना, स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल, संबल क्या हो जाएगा, तो ये आपका पुरलिंग में आ जाएगा भाई, पुरलिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका स्त्रीलिंग है। पंखा का बहुवचन, पंखा का क्या होगा भाई, पंखे होगा, भाई अब देखो पंख थोड़ी होगा, गलत है। अब पंखे कैसे लिखा जाएगा, भाई देखो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही, ये गलत लिखा है, ये अशुद्ध लिखा, भाई ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है, पंखे का क्या होगा भाई, पंखे हो जाएगा।
नेक्स्ट है हरि भिखारी को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, किसने दिया? हरि ने, किसको दिया? भिखारी को, तो कौन सा कारक है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा कारक है? संप्रदान का। आप कहोगे सर कर्म कारक है क्या? भाई कर्ता ने कर्म को, लेकिन भाई भिखारी को जब भी कोई व्यक्ति रुपए देता है तो क्या उससे वापस लेगा? आप कहोगे सर नहीं, वापस नहीं लेगा। जब हम किसी से चीज वापस नहीं लेते हैं किसी को देकर, तो वहां पर कर्म कारक नहीं, हमेशा संप्रदान कारक का चिन्ह करना। इसमें काफी लोग गलतियां करेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। जब भी हम किसी को कोई चीज दे दें, उसे हमेशा के लिए, उससे कभी चीज हम वापस नहीं लेंगे, तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक बताना है। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? भाई छाया का क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर छाया का क्या हो जाएगा? छाया ही रहेगा, क्योंकि छाया अपने आप में बहुवचन ही होती है। छाया का छाया ही रहेगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग होगा? भाई वीरांगना का पुल्लिंग बताना है, तो वीरांगना का क्या हो जाएगा? तो वीरांगना का पुल्लिंग तो क्या बताएंगे? 31 का वी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग, भाई सभी को पता है कवियत्री होता है। अब कवियत्री लिखा कैसे जाता है? भाई ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही लिखा है, कवियत्री होता है। ठठेरा का क्या होगा? भाई ठठेरा का ठठेरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठठेरिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रमा विद्यालय से घर जाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? भाई रमा विद्यालय से घर जा रही है, भाई देखो विद्यालय से क्या हो रही? अलग हो गई। भाई विद्यालय से घर से जा रही है तो अलग हो जाएगी ना विद्यालय से, तो अपादान कारक होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। जहां पर अलग होगा वहां पर अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, भाई पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? इस बार बोला है कि पेड़ से में कौन सा कारक है, तो भाई क्या बताओगे? भाई अपादान। भाई पेड़ से क्या हो गया? पत्ता अलग हो गया, अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर कारक बोला भी है भाई पेड़ से बोला है ना, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसमें वाक्य को स्पष्ट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। 35 का सी इज द राइट आंसर। राजा भिक्षुक को दान देता, भी जब राजा भिक्षुक को दान देगा तो क्या वापस लेगा? आप कहोगे नहीं। जब वापस नहीं लेगा तो हमेशा संप्रदान कारक ही लगाना है। जिससे हम चीज दे देते हैं और कभी वापस ना लें, वहां पर हमेशा संप्रदान कारक लगाना है। वधु का, भाई वधु का बहुवचन क्या होगा? वधुएं होगा। भाई क्या होगा? वधुएं। और वधुएं कैसे लिखा गया? ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही, ये गलत होगा, वधुओं नहीं होगा, वधुएं गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई शुद्ध अशुद्ध नई क्लास देखी आप लोगों ने, तो शुद्ध अशुद्ध वाली क्लास देख लेना भाई, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। सीमा कुत्ते से डरती है, भाई देखो कुत्ते से डर रही है सीमा, तो भाई कुत्ते से वो क्या होगी? अलग हो जाएगी, दूर भागेगी ना सीमा, अलग होगी तो अपादान कारक हो जाएगा। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भाई अध्यापक को क्या मिला है? पुरस्कार। तो कर्ता ने कर्म को, भाई किसको मिलेगा? अध्यापक को, तो कर्म कारक होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कारक के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था भाई कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद मैंने आपको बताया? भाई कारक के 8 भेद होते हैं। बात समझ में आ गई? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? भाई देखो विवाद हुआ, पुल्लिंग हो गया। आय हुई, इनकम हुई, भाई आय, आपकी आय कितनी है? आपकी इनकम कितनी है? भाई स्त्रीलिंग में आ जाएगा। 41 का डी इज द राइट आंसर। 41 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी इज द राइट आंसर। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? भाई देखो मैंने अभी आपको बताया था दर्शन, दर्शन दिए गए, दर्शन हमेशा आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भाई घोड़ा का घोड़े एकदम सही है, और किताब का किताबें सही है, और लता का लताएं बिल्कुल सही है, लेकिन सखी का सखियां नहीं होगा। भाई सखियां नहीं होता है, सखी का क्या होता है? सखियां होगा, सखियां। इसमें भाई लघु ई की मात्रा होगी, दीर्घ नहीं होगी, ये वाला सही बनेगा, ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या भाई त्रुटि हो जाएगी, तो डी इज द राइट आंसर। तो 43 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो भाई सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो और बातें अच्छे से समझ में आई हो, प्रैक्टिस बेहतरीन हुई हो, इन 43 क्वेश्चनों को एक बार अपने आप से फिर से प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है भाई। एक बार फिर से इन क्वेश्चनों को आप कर लेना, तो आपके जो कारक वाला चैप्टर है, लिंग वचन कारक के जो भी संबंधित क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम हॉल में आप लोग बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के चैप्टर को दोस्तों यहीं से कंप्लीट करते हैं। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और कल से एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम है विशेषण और अव्यय। कल हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, विशेषण और अव्यय चैप्टर की। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और जो लोग नए क्लास में जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।